चलो सुनो सब लोगों का माइक जो है म्यूट है ना, एक बार चेक करो। किसी का अनम्यूट नहीं होना चाहिए, बोलने का रहेगा तो अनम्यूट कर दो, लेकिन तब तक म्यूट ही रहना चाहिए। ओके चलो स्टार्ट करेंगे। देखो अकाउंटिंग फॉर द हायर परचेस, अभी हम लोग ये देखेंगे कि ये हायर परचेस क्या होता है। परचेस तो पता है आप लोग, कुछ ना कुछ आप लोग खरीदते हो उसको तो परचेस बोलते हैं हम लोग, वो तो पता है। फिर व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ हायर परचेस, ये हायर परचेस क्या होता है उसको सीखेंगे। ठीक है, देखो कंपनी कभी कभी क्या करती है, कोई एसेट अगर परचेस करने का रहेगा तो एसेट परचेस करने के लिए पूरा पैसा हमारे पास एक साथ तो पूरा पैसा कभी कभी नहीं होता। तो आप लोगों को ये पता है कि चलो हम लोगों को अगर कुछ खरीदने का रहेगा तो ईएमआई सिस्टम पता है सबको। ईएमआई सिस्टम मतलब कैसा है कि हम लोग खरीद तो लेते हैं और जो सेलर है ना उसको धीरे धीरे पैसा हम लोग चुकाते हैं। वीडियो ऑन रखो प्लीज, सबको बोला है मैंने। आप लोग क्या करते हो, सुनते हो नहीं सुनते हो, मुझे भी समझ में आना चाहिए ना, तो प्लीज ऑफ मत करो आप। तो आप लोगों को ईएमआई का कंसेप्ट पता है कि आप लोग देखो, आप लोगों ने टीवी खरीदा रहेगा ईएमआई पे, फ्रिज खरीदा रहेगा, मतलब आप लोग खरीदते तो हो लेकिन आपको पूरा पैसा एक साथ देने की जरूरत नहीं होती, आप लोग धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में पैसा चुका सकते हो। उसी को बोला जाता है हायर परचेस, बराबर ना, उसी को बोला जाता है हायर परचेस। मतलब अगर मुझे कोई 1 लाख की अगर कोई मुझे चीज लेनी है, खरीदनी है और मेरे पास 1 लाख तो नहीं है, बराबर, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं वहां पे जाके जो सेलर है उससे बात कर सकता हूं कि मुझे एक साथ पूरा पैसा भरना पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा भरते जाऊंगा। बाद में, बराबर ना, बाद में आपका जो भी, जब तक आपका पूरा पैसा नहीं होता है तब तक मैं भरते जाऊंगा। बात सिंपल है। उसी को हायर पर मैं एक एग्जांपल दे दूंगा आपको, एग्जांपल से आपको पूरा समझ में आएगा मुझे क्या बोलना है। ठीक है, सिंपल बात है। पहले आपको कंसेप्ट तो समझा ना, मुझे क्या लिख करना है। मुझे कोई भी चीज पूरा पैसा दे के एक साथ नहीं खरीदनी है। मैं वो चीज तो खरीद रहा हूं, एसेट तो मैं खरीद रहा हूं, लेकिन उसका जो पैसा है वो मैं धीरे धीरे चुका रहा हूं, इंस्टॉलमेंट में दे रहा हूं, आहिस्ता आहिस्ता पेड करूंगा, उसको ईएमआई बोला जाता है। ओके, तो यहां पे कुछ कंसेप्ट पहले हमें पढ़ने पड़ेंगे, वो कंसेप्ट हम लोग देखते हैं। देखो मैं एक एग्जांपल देता आपको कि चलो मुझे एक मशीन खरीदनी है, ठीक है, मुझे एक मशीन खरीदनी है। तो यहां पे जो मैं मशीन खरीद रहा हूं, जो मशीन मुझे खरीदनी है उसकी कॉस्ट है 50,000। कितना कॉस्ट है उसका? 50,000। मतलब मैं वो मशीनरी के दुकान में जा रहा हूं, मशीनरी के दुकान में जाके वो मैं मशीन देखता हूं। मशीन देखने के बाद वहां पे जो वेंडर है, वहां पे जो सेलर है, मैं उससे बात करता हूं और वो मुझे उस मशीन का प्राइस बताता है 50,000, बराबर ना। लेकिन अभी बात यह है कि मेरे पास फिलहाल उतना पैसा नहीं है, बराबर ना, फिलहाल तो मेरे पास उतना पैसा नहीं है। तो मैं उसको क्या बोल रहा हूं कि मैं अभी इसी वक्त थोड़ा अमाउंट आपको अभी पेड करूंगा, थोड़ा अमाउंट में अभी पेड करूंगा और बाकी का जो पैसा बचेगा ना वो हर महीना मैं आपको पेड करता रहूंगा, या तो हर साल में आपको पेड करता रहूंगा। जो आपके बीच में टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड होगी उसके बेसिस पे डिपेंड है। तो चलो यहाँ पे अभी 50,000 की चीज है, मैंने पूरी प्राइस उसकी निकाली 50,000, बराबर। तो उसको मैंने बोला कि मैं पूरा अभी एक साथ आपको नहीं दे सकता, फिलहाल फिलहाल मेरे पास 10,000 है, मैं 10,000 देता हुआ, बाकी का जो 40,000 है ना वो मैं धीरे धीरे चुकाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, मैं फिलहाल फिलहाल उसको कितना अमाउंट पेड कर रहा हूँ, 10,000। फिलहाल मैं उसको अमाउंट पेड कर रहा हूँ 10,000। तो जो मैं परचेस के टाइम में जो अमाउंट पेड करूंगा ना उस अमाउंट को बोला जाएगा डाउन पेमेंट, उसको दूसरा नाम है साइनिंग अमाउंट। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, उसको मैं डाउन पेमेंट कर रहा हूं। डाउन पेमेंट कितना कर रहा हूं मैं उसको, डाउन पेमेंट, या तो उसको साइनिंग अमाउंट भी बोला जा सकता है, साइनिंग अमाउंट। डाउन पेमेंट और साइनिंग अमाउंट का मतलब ये होता है कि कोई भी एसेट या मशीन आप जब खरीद रहे हो तब जो आप लोग थोड़ा अमाउंट पेड कर रहे हो एट द टाइम ऑफ परचेस, उसी को बोला जाता है साइनिंग अमाउंट और डाउन पेमेंट।
तो आप लोग 10,000 डाउन पेमेंट कर रहे हो। तो अभी आप मुझे बताओ, मुझे अभी कितना पेड करना है आगे? और 40,000, 50,000 में से मैंने 10,000 तो अभी पेड कर दिया, बचा 40,000। ये बचा 40,000 अभी, तो मैं उसको बोल रहा हूं कि ये जो 40,000 है ना, 40,000 ये पेड करने के लिए मुझे 4 साल का पीरियड चाहिए। कितना पीरियड चाहिए मुझे? 4 साल का ये पेड करने के लिए मुझे पीरियड चाहिए। अभी अगर मैं 4 साल का उसके पास से पीरियड मांग रहा हूं, तो आपको क्या लगता है वो मुझे इंटरेस्ट लगाएगा या नहीं लगाएगा? आपको क्या लगता है मुझे इंटरेस्ट चार्ज करेगा या नहीं करेगा? वो मुझे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। वो बोलेगा देखो, ये तो अमाउंट अगर आपने अभी पेड किया तो आपको 40,000 भरना है, लेकिन आप अगर 4 साल का पीरियड मांग रहे हो तो हम लोग आपको इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। 10% इंटरेस्ट। बात सबको समझ में आ रही है ना? हम लोग आपको कितना चार्ज करेंगे? इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट हम लोग आपको चार्ज करेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, चलो आपका जो भी इंटरेस्ट रहेगा मैं इंटरेस्ट आपको दे दूंगा। तो यहाँ पे अभी देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे अभी देखो क्या हो रहा है। इसका अगर मैं बोलूंगा, इसका 10% कितना हो जाएगा? 4,000। इसका 10% कितना हो रहा है? 4,000। तो यहाँ पे मुझे क्या बोला जा रहा है? ठीक है सर, आप 40,000 भी भरोगे और इसके ऊपर, ये 40,000 के ऊपर 10% ऑफ इंटरेस्ट भी पेड करोगे, जो बन जाएगा 4,000। जो बन जाएगा 4,000। तो आप मुझे टोटल कितना पेड करेंगे? 44,000 आप टोटल पेड करेंगे। आप टाइम मांग रहे हो, इसी के वजह से आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है। अगर आपने, एक बात आप मुझे बताओ, अगर आपने इस मशीन का पैसा अगर एक हाथ में पूरा अगर भर दिया होता, तो ये मशीन आपको कितने में मिलती थी? ये मशीन आपको कितने में मिलती थी? 50,000 में। ये मशीन आपको कितने में मिलती थी? 50,000 में। अभी देखो ना क्या हो रहा है, आपने 10,000 डाउन पेमेंट कर दिया, उसके बाद आपको और 44,000 पेड करना है, मतलब आपको टोटल 54,000 भरना पड़ रहा है। बराबर ना? जो मशीन मैंने एक वन हैंड में पूरा अगर पेमेंट किया होता, तो ये मशीन मुझे 50,000 में मिल सकती थी, लेकिन मेरे पास पूरा पैसा नहीं था एक टाइम में पेड करने के लिए। मैंने 4 साल का पीरियड मांगा, इसी वजह से सामने वाले ने 10% इंटरेस्ट चार्ज किया और मुझे एक्स्ट्रा 4,000 मुझसे मांग रहा है। मतलब ये 10,000 और ये 44,000, मतलब मुझे टोटल 54,000 अमाउंट पेड करना पड़ रहा है। बात समझी? तो देखो, ये जो 50,000 है, ये जो 50,000 है, मशीन का जो वैल्यू है, अगर मैंने पूरा पेड किया होता तो इस प्राइस में मुझे वो मशीन मिलती थी, तो इस प्राइस को बोला जाएगा कैश प्राइस। क्या बोला जाएगा? कैश प्राइस। ये कैश प्राइस हुआ। दिस इज कैश प्राइस। पूरा पैसा एक साथ दे दो, मशीन का जो प्राइस है उस प्राइस में मशीन लेके जाओ, तो मशीन का जो प्राइस है उसको कैश प्राइस बोला जाता है। बात समझी सबको? मुझे आगे बताना है। और कैश प्राइस का मतलब समझा? अगर ये मार्कर है, इसकी वैल्यू अगर 1,000 है, तो 1,000 का कैश प्राइस। और अगर मैं इसको इंस्टॉलमेंट में खरीदूंगा तो थोड़ा पैसा बढ़ जाएगा, इसमें और थोड़ा इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। ठीक है? तो कैश प्राइस का मतलब समझा? मशीन का जो रियल वैल्यू था, अगर मैंने पूरा पेड किया होता एक साथ, तो जिस प्राइस में वो मुझे मिलती थी उस प्राइस को बोला जाता है कैश प्राइस। राइट? थोड़ा आगे बढ़ूंगा मैं। अभी देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, अभी हम लोग देखेंगे। अभी चलो, अभी ये 44,000 कैसे पेड करेंगे? हर महीना या हर साल में कितना दूंगा? ये सेलर एंड बायर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। सेलर एंड बायर दोनों डिसाइड करेंगे कि चल भाई ठीक है, 44,000 तो अभी देगा, तो 44,000 तो अभी देगा, तो कैसे देगा? हर साल कितना देगा? 4 साल का पीरियड तू मांग रहा है, तो हर साल तू कितना पेड करेगा? तो मैंने उसको क्या बोला, सुनो इसका भी क्या हो रहा है, ये है आपका कैश प्राइस। ओके, कैश प्राइस। अभी देखो सिंपल बात है, टोटल कैश प्राइस कितना था? टोटल कैश प्राइस 50,000 था। 50,000 में से 10,000 मैंने पेड कर दिया,
कैश प्राइस बचा कितना अभी 40,000। कैश प्राइस के बारे में बात कर रहा हूं, इंटरेस्ट के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं कैश प्राइस के बारे में बोल रहा हूं। टोटल कैश प्राइस था 50,000। 50,000 में से मैंने डाउन पेमेंट 10,000 ऑलरेडी कर दिया है, बचा है अभी 40,000। तो मैं उसको क्या बोल रहा हूं, ये जो 40,000 जो बचा है ना, मैं हर साल आपको 10,000 आपको पेड करूंगा। तो देखो यहाँ पे पहले साल में 10,000, ठीक है, दूसरे साल में 10,000, तीसरे साल में 10,000, उसके बाद 4th ईयर में 10,000। बात सबको समझ में आ रही है ना? उसके बाद इंटरेस्ट, देखो इंटरेस्ट भी कितना है, 4,000 है, 4,000 इंटरेस्ट भी है। तो इंटरेस्ट भी मैं हर साल 1,000 भरते जाऊंगा। इंटरेस्ट भी मैं हर साल कितना भरता जाऊंगा, 1,000। तो आप मुझे बताओ कि मुझे हर साल कितना अमाउंट भरना पड़ेगा। 10,000 तो कैश प्राइस में से, प्लस ये 1,000 तो हो गया इंटरेस्ट का। तो मेरा हर साल का मेरा जो इंस्टॉलमेंट बनेगा, दैट इज कॉल्ड इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट कितना बनेगा, 11,000। इंस्टॉलमेंट भर के मैंने 11,000। तो इस तरीके से मुझे उन्होंने क्या बना के दिया, मेरा इंस्टॉलमेंट बना के दिया। अभी मेरा काम बनता है कि हर साल एक मुझे तारीख दिया जाएगा, एक डेट दिया जाएगा, उस डेट को मुझे क्या करना पड़ेगा, हर साल 11,000 टाइम टू टाइम भरना पड़ेगा। अभी टोटल मैंने कितना पैसा भरा, देखो टोटल मैंने कितना पैसा भरा, ये 44,000, ये 44,000 भरा। उसके बाद मैंने जब वो गुड्स खरीदा था तो कितना भरा था मैंने, 10,000 भरा था। तो ये प्लस हो गया 10,000। तो मैंने टोटल कितना भरा है, 54,000। तो सिंपल बात है, मैंने यहाँ पे टोटल 50, दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा, टोटल मैंने भरा है 54,000। 54,000 is called higher purchase price. That is called higher purchase price. बात समझी सबको, बात समझी, हायर परचेस प्राइस। ये जो मैंने देखो, अगर मैंने लमसम में खरीदा होता, वन हैंड अगर खरीदा होता, तो मुझे 50,000 में वो चीज मिलती, उसकी 50,000 ये थी कैश प्राइस। लेकिन मेरे पास एट अ टाइम उतना पैसा नहीं था, मैं धीरे धीरे पेड करना चाहता हूं, इसी वजह से मुझे इंटरेस्ट चार्ज किया गया। इसी वजह से जो चीज मुझे 50,000 में मिलने वाली थी, वही चीज मुझे 54,000 में खरीदनी पड़ी। तो 54,000 इज कॉल्ड हायर परचेस प्राइस, दिस इज कॉल्ड कैश प्राइस। आपको ना डिफरेंस पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कैश प्राइस का मतलब क्या होता है, हायर परचेस प्राइस का मतलब क्या होता है, वो आपको समझ में आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दैट इज कॉल्ड कैश प्राइस, दिस इज हायर परचेस प्राइस। बात समझी? यहां पे आपको ना कुछ कैलकुलेशंस अच्छी तरह से याद रखने। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, चलो अभी यहां पे मैंने ये मशीन तो खरीदी, ठीक है, ये मशीन तो मैंने खरीदी, ये मशीन मैंने खरीदी, मैंने फिलहाल उनको सिर्फ 10,000 दिया है, फिलहाल मैंने उनको सिर्फ 10,000 दिया है परचेज जब किया। तो इस मशीनरी का मुझे ओनरशिप मिलेगा क्या, इस मशीनरी का मुझे ओनरशिप मिलेगा क्या? ओनरशिप एंड पोजेशन, ऐसे दो बातें यहां पे देखनी है। नहीं मिलेगा श्रीजीत, ओनरशिप नहीं मिलेगा। सुनो,
ये मशीन तो मुझे मिला, मशीन तो मुझे मिला, मशीन को यूज करने का अधिकार मुझे मिला, लेकिन मशीन मेरे नाम पे अभी तक नहीं हुआ। मशीन मेरे नाम पे तभी होगा जब मैं ये लास्ट पेमेंट करूंगा। ये मशीन अभी भी कंपनी के नाम पे ही रहेगी। जब मैं पूरा पेमेंट करूंगा, जब ये लास्ट पेमेंट में करूंगा, लास्ट पेमेंट, तब ये मशीन मेरे नाम पे ली जाएगी, मेरे नाम से ली जाएगी। जब तक मेरा लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड नहीं होता, तब तक इस मशीनरी के ऊपर मेरा ओनरशिप नहीं रहेगा, मेरा सिर्फ इसके ऊपर पोजीशन रहेगा, पोजीशन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ओनरशिप एंड पोजीशन। ओनरशिप का मतलब होता है पूरी उसकी मालकी हमें मिल गई, वो हमारा बन गया। ये मशीन हमारी नहीं बनी, सिर्फ यूज करने का परमिशन मिला है। वो मशीन हम लोग यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? मशीन यूज करने का परमिशन मिला। मशीन का ओनरशिप तभी मिलेगा जब हम लोग लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड करेंगे। हाँ, एक बार अगर आपने ये पेड कर दिया, लास्ट इंस्टॉलमेंट अगर एक बार आपने पेड कर दिया ना, तो फिर ये मशीन बन गई आपकी, फिर कंपनी आपके नाम पे ये मशीन कर देगी। ठीक है? तो यहाँ पे ओनरशिप एंड पोजीशन का दोनों का फर्क होता है, दोनों में फर्क है। ओनरशिप का मतलब उसकी ओनरशिप मुझे मिल गई, और ओनरशिप तभी मिलेगी जब मैं लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड करूंगा। फिलहाल उसको यूज करने की परमिशन मिली है, और यूज करने की परमिशन मिलना ही मतलब पोजीशन मिलना, पोजीशन। देखो, बहुत सारे लोग ना फ्लैट लेते हैं, फ्लैट लोन पे फ्लैट लेते हैं। बैंक आपको कर्जा देती है फ्लैट लेने के लिए, आपने फ्लैट लिया, आप फ्लैट में रहते हो, लेकिन वो फ्लैट आपका अभी तक हुआ नहीं है। जब तक बैंक का पैसा पूरा पेड नहीं होगा, वो फ्लैट, आपका जो फ्लैट है वो बैंक के ही नाम पे रहेगा। आपको सिर्फ उसका यूज करने का परमिशन मिला है, उसका ओनरशिप आपको नहीं मिला है। बात समझिए आपको, मैं जो बोल रहा हूँ वो मुझे आगे और बातें बतानी है आपको। मैंने जो बोला वो समझा आपको? मैंने जो बोला वो समझा आपको? ठीक है, आगे देखो। तो अभी ऐसा होगा कि चलो सिंपल बात है, अगर अगर मैंने ये 2 इंस्टॉलमेंट टाइम पे भर दी, मैंने ये 2 इंस्टॉलमेंट टाइम पे भर दी, और तीसरा इंस्टॉलमेंट में नहीं भर रहा हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं इंस्टॉलमेंट हो गया, अभी मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं ये आगे की इंस्टॉलमेंट भरूं, क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? ये जो मशीनरी आपको दिया गया है, इसका पोजीशन आपसे हटाया जाएगा। वो कंपनी वाले आएंगे, उनका मशीनरी वो लोग लेके जाएंगे, बराबर ना? दूसरी बात, 2 साल यूज करने के बाद आप लोग इस मशीनरी को बेच सकते हो क्या? 2 साल यूज करने के बाद आप इस मशीनरी को बेच सकते हो क्या? आप इस मशीनरी को नहीं बेच सकते, क्योंकि आपका उस मशीनरी के ऊपर ओनरशिप नहीं है। आपको सिर्फ यूज करने का परमिशन मिला है, आपका ओनरशिप उस मशीनरी के ऊपर नहीं है, आप उसको नहीं बेच सकते, बराबर ना? आपको अगर इस मशीनरी को बेचना है, तो आपको उस कंपनी की एनओसी लानी पड़ेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आपने कंपनी को बोला कि मैं आगे का इंस्टॉलमेंट नहीं पेड कर सकता, ये मशीनरी बेचता हूं मैं और आपके पैसे देता हूं पूरे, तो आप डायरेक्टली नहीं बेच सकते। आप कंपनी के पास जाओगे, कंपनी का एनओसी लोगे, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लोगे, और कंपनी ने अगर आपको बेचने का परमिशन दिया तो आप बेच सकते हो, लेकिन बेचने के बाद जो पैसा आएगा आप दोगे कंपनी को। बात क्लियर? बात क्लियर हो रही है? आगे बढ़ेंगे और, ठीक है? चलो अभी यहाँ पे हम लोग कुछ बातें देखेंगे। ये तो हमें समझा 50,000 है कैश प्राइस, 54,000 है हायर परचेज प्राइस, और ये जो आपको चार्ज किया गया है ये है इंटरेस्ट। तो सिंपल बात है, सिंपल बात है, मेरा हायर परचेज प्राइस, हायर परचेज प्राइस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सिंपल है। हायर परचेज प्राइस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सिंपल है। क्या होगा? कैश प्राइस प्लस
इंटरेस्ट क्या होगा, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू हायर परचेस प्राइस। कैश प्राइस 50,000, कैश प्राइस 50,000 प्लस इंटरेस्ट कितना 4,000, कैश प्राइस 50,000 प्लस इंटरेस्ट 4,000, तो टोटल देखो कैश प्राइस था 50,000 प्लस इंटरेस्ट हो गया 4,000, आपको क्या मिल जाएगा 54,000, आपको क्या मिल जाएगा हायर परचेस प्राइस। बात क्लियर, बात क्लियर हुआ क्या, ठीक है ना। दूसरी बात यहां पे अभी देखो एक बात, यहां पे अभी एक बात देखो, और यहां पे आपकी कैश प्राइस, ये जो कैश प्राइस है ये तो कैश प्राइस के टुकड़े है ना, टोटल कैश प्राइस कितना है 50,000, और हम लोगों ने यहां पे क्या किया कैश प्राइस के टुकड़े कर दिए, ठीक है। आपका जो इंस्टॉलमेंट बन रहा है, इंस्टॉलमेंट कैसे बन रहा है, देखो इंस्टॉलमेंट कैसे बन रहा है, आपका एक कैश प्राइस का एक जो पार्ट है, तो कैश प्राइस प्लस आपका इंटरेस्ट, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट। ये फॉर्मूला सब याद रखना है, बाद में कैलकुलेशन करना है हमें इस फॉर्मूला को ही लेके। कैश पूरा कैश प्राइस नहीं है, कैश प्राइस का एक पार्ट है छोटा, जो हम लोग हर साल या हर महीना हम लोग जो इंस्टॉलमेंट पेड करने वाले हैं, वो इंस्टॉलमेंट कैसे कैलकुलेट होगी, उसमें रहेगा कैश प्राइस और उसमें रहेगा इंटरेस्ट, तो कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट अगर करेंगे तो आपका बन जाएगा इंस्टॉलमेंट। सिंपल बात है, ठीक है। कभी कभी कैसा होता है ना, आपको प्रॉब्लम में इंस्टॉलमेंट नहीं दिए जाते, आपको प्रॉब्लम में इंस्टॉलमेंट नहीं दिए जाते, आपको कैश प्राइस दिया जाता है और इंटरेस्ट दिया जाता है, तो आपको दोनों को मिला के ये बनाना पड़ता है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आपको प्रॉब्लम में इंस्टॉलमेंट दिया जाता है और कैश प्राइस नहीं दी जाती, ऐसा भी होता है। प्रॉब्लम आपको बहुत ही केयरफुली पढ़ना पड़ता है। तो फिर कैसा होगा, देखो आपका इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू योर कैश प्राइस। तो दोनों के फॉर्मूले वहां पे किधर तो भी लिख के रखो कि इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला वहां पे लिखो, कैश प्राइस इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट, कैश प्राइस इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट, ठीक है। चलो थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं अभी हम लोग, ओके। ये सबको समझा, इसमें कुछ पूछना है किसी को, डाउट नहीं है ना इसमें, कुछ भी आगे बढ़ सकता हूं ना मैं, पक्का। किसी को अगर डाउट रहेगा तो बोल दो, आगे बढ़ू क्या, ठीक है चलो। चलो, सबके पास पीडीएफ मैंने भेजा था, वो हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे, उसमें कुछ बातें, ठीक है। प्रिंट किसने निकल के लिया क्या, प्रिंट निकाला किसी ने, मैंने वैसे, हाँ वेरी गुड किरण, वेरी गुड। प्रिंट निकालना मैंने बोला था आपको, प्रिंट निकालने के लिए देखो मोबाइल में देखेंगे, वो जूम करेंगे, फिर से छोटा करेंगे, जूम करेंगे, बेटर है। देखो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है उसमें, तो आप लोग उसका एक अच्छी तरह से प्रिंट निकलवा के लो। आज का टाइमिंग है आपके पास,
आजू बाजू में किधर भी जेरॉक्स वाला रहेगा, आपके पास व्हाट्सएप में है, उसको उसके व्हाट्सएप में डाल दो और आपको प्रिंट मिल जाएगा वो, लेकिन प्रिंट साथ में रखो, ठीक है। आज आपको दिया तो आज का दिन है, कल आपके पास प्रिंट होना चाहिए सबके पास, ठीक है। चलो चलो वहां पे देखो, आप लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे पहला हम लोग। वहां पे आपको हायर परचेज प्राइस का इंट्रोडक्शन दिया है। हायर परचेज ट्रांजैक्शन इज वन वेयर द सेलर और ओनर ऑफ द सर्टेन गुड्स डिलीवर्ड हिज गुड्स टू द पर्सन हायर परचेज। देखो यहाँ पे क्या बोला है आपको, यहाँ पे क्या बोला है, हायर परचेज ट्रांजैक्शन इज वन वेयर द सेलर और ओनर, सेलर और ओनर मतलब कौन, सेलर मतलब वेंडर, यहाँ पे सेलर के लिए कौन सा वर्ड हम लोग यूज करेंगे, वेंडर, ठीक है। सेलर और ओनर ऑफ सर्टेन गुड्स डिलीवर्ड हिज गुड्स टू द पर्सन हायर परचेजर, वहां पे ब्रैकेट में बोला हम लोगों ने, हायर परचेजर मतलब बायर, जो हायर परचेस कर रहा है, सेलर मतलब वेंडर और परचेस करने वाले को हम लोग हायर परचेजर बोलेंगे, ठीक है। will repay the price of the goods which is inclusive of the interest by different specified periodical installment। आप क्या भरेंगे, पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट भरेंगे। अभी पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट आपके कैसे रहेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड है। देखो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि हर इंस्टॉलमेंट एक एक साल का होगा, इंस्टॉलमेंट हर महीने का भी हो सकता है, इंस्टॉलमेंट हर 3-3 महीने का भी हो सकता है, इंस्टॉलमेंट हर 6-6 महीने का भी हो सकता है, इंस्टॉलमेंट साल में एक बार भी हो सकता है। ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, ये बायर एंड सेलर के कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिपेंड है, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। प्रॉब्लम में आपको कभी कभी 3 महीने का भी दिया जाएगा, प्रॉब्लम में आपको मंथली भी दिया जाएगा, प्रॉब्लम में आपको शायद साल में एक बार भी दिया जाएगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम अच्छी तरह से पढ़ के वो हम लोग बाद में करें। आगे देखो, by different specified periodical installment and acquire the goods immediately, but the title of the same is a transfer only when the last installment is paid। title मतलब ownership, title मतलब ownership, आप जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड करोगे तभी आपको उसका ओनरशिप मिलेगा। Generally, this certain sum of money is paid at the time of taking delivery called a down payment। आप जब डिलीवरी लोगे प्रोडक्ट का, मशीन का जब आपने डिलीवरी लिया था, डिलीवरी के टाइम में आप लोगों ने जो पैसा वहां पे भरा था 10,000 रुपीज, हम लोगों ने जो एग्जांपल लिया था वहां पे, तो आपने जो 10,000 भरा था उसको हम लोग बोलेंगे डाउन पेमेंट, और उसको दूसरा वर्ड है साइनिंग अमाउंट, कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। अभी इसके फीचर्स देखो क्या क्या बोले हैं। नंबर 1, इट इज एन एग्रीमेंट फॉर हायरिंग। ये एग्रीमेंट है, किसके बीच का एग्रीमेंट है, ये सेलर एंड बायर के बीच का, बराबर ना। वो एग्रीमेंट जो जो उनके बीच में डिसाइड होगा वो एग्रीमेंट में लिखा जाएगा। आगे, पोजेशन ऑफ गुड्स ट्रांसफर इमीडिएटली आफ्टर मेकिंग डाउन पेमेंट। देखो आप जब डाउन पेमेंट करोगे तो आपको तो गुड्स का पोजेशन मिल जाएगा। पोजेशन का मतलब क्या होता है, गुड्स यूज करने का परमिशन। पोजेशन का सिंपल मतलब है गुड्स यूज करने का परमिशन। जब आप डाउन पेमेंट करते हो तो आपको गुड्स को यूज करने का परमिशन आपको तभी मिल जाता है, ठीक है। पोजेशन ऑफ द गुड ट्रांसफर इमीडिएटली आफ्टर मेकिंग द डाउन पेमेंट, बट द ओनरशिप इज ट्रांसफर ओनली आफ्टर मेकिंग द लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट। लेकिन आपको ओनरशिप उसका कब मिलेगा, जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड करोगे तब जाके आपको उसका ओनरशिप मिल जाएगा। नंबर 3 क्या बोला देखो, सेलर ऑफ गुड्स कैन टेक बैक द पोजीशन ऑफ द गुड्स इन केस देयर इज अ डिफॉल्ट इन द पेमेंट। जो सेलर है वो आपका पोजीशन छीन सकता है अगर आपने पेमेंट में डिफॉल्ट किया तो। डिफॉल्ट मतलब टाइम पे पेमेंट ना करना, बोले हुए डेट को पेमेंट ना करना। अगर आपने टाइम पे पैसा नहीं दिया तो आपका पोजीशन कैंसिल किया जा सकता है, आपका पोजीशन छीना जा सकता है। सेलर जो है फिर से उसके गुड्स आपसे मांग के ले सकता है।
Number 4, buyer cannot sell or transfer the goods because he is not the owner of the goods. जो बायर है वो गुड्स को सेल नहीं कर सकता और किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता क्योंकि वो गुड्स का ओनर नहीं है, वो सिर्फ उसको पोजीशन मिला है यूज करने का, वो सेल नहीं कर सकता उस गुड्स को। उसके बाद नंबर 5 बोला आपको, द बायर कैन रिटर्न द गुड्स if he is not in a position to pay the balance amount. आपको ऐसा लगता है कि आप लोग बैलेंस अमाउंट पे नहीं कर सकते, तो आप लोग क्या करोगे, उस मशीन को सेलर को फिर से रिटर्न कर सकते हो। मुझे पता है कि चलो मैं पेमेंट नहीं कर